मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है डिबेट का, वही कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। क्योंकि आज हम सब मित्रगण यहां पे ये डिबेट करने नहीं आए कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। ये विषय नहीं है कि बीजेपी बाजी मारेगा कि कांग्रेस बाजी मारेगा। नहीं कर रहे हैं बोलने में। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, ज्योति जी रुकिए भाई, बोलने दीजिए ना। आप भी बोले थे ना, आप भी बोले थे ना। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सबसे पहली बात तो आज विषय ये है कि बीजेपी के 370 आएंगे या एनडीए के 400 आएंगे। यही अपने आप में जनता का मूड दिखाता है कि लोगों को पता है आएगा तो मोदी ही, नंबर एक। नंबर दो, जब यहां पे डाउट अगर किसी के मन में है क्या बीजेपी के 370 आएंगे, क्या एनडीए 400 पार जाएगा, जो इस बार का नारा है, तो उन लोगों को एक ही बात याद रखनी चाहिए, और वो ये कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब हमारे 45% वोट शेयर थे, 14 में 35% थे, और उसके बाद तो अब रामलला की इतनी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जिसके चलते हुए महाराष्ट्र में आप देखिएगा शिवसेना खंडित हो चुकी है, आप देखिएगा एनसीपी खंडित हो चुकी है, आप देखिएगा नीतीश जी वापस आ चुके हैं, और आप देखिएगा इंडी गठबंधन किस तरह से खंड खंड होता हुआ। ठीक है हांडा साहब, आपको यहां पर रोकेंगे। मैं योगेश जी आपको इतना ही बता दूं कि जनता भली भांति देख पा रही है कि जिस मोदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मोदी दलों को हैक नहीं करता, वो मोदी दिलों को हैक करता है। जब लोगों का हृदय परिवर्तन होता है तो किस तरीके से, तो ये कर्नाटक और तेलंगाना में क्यों नहीं दिलों को हैक कर पाए थे? हिमाचल में क्यों नहीं दिलों को हैक कर पाए थे? ऐसा है, नोबडी कैन डू एवरीथिंग योगेश जी, नोबडी कैन डू एवरीथिंग। अगर ऐसा होता तो हम 400 पार नहीं कहते, हम ये कहते 565 की 565 हमारी आएंगी। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने इसलिए ऐसा कहा कि 351 हमारी पिछली बार भी आई थी। उसके बाद अब हमने जिस तरह से हमारे पे रामलला की कृपा बरसनी है, जिस तरह से हमारे आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है डिबेट का, वही कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। क्योंकि आज हम सब मित्रगण यहां पे ये डिबेट करने नहीं आए कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। ये विषय नहीं है कि बीजेपी बाजी मारेगा कि कांग्रेस बाजी मारेगा। नहीं कर रहे हैं बोलने में। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, ज्योति जी रुकिए भाई, बोलने दीजिए ना। आप भी बोले थे ना, आप भी बोले थे ना, ये मुझे तय करने दीजिए भाई। अरे ज्योति जी मुझे तय करने दीजिए भाई, ये मैं उनको टोकिए ना, क्यों नहीं टोक रहे? अरे ये मुझे तय करने दीजिए, मुझको कब काउंटर करना है? आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कितनी देर बाद मैंने आपसे काउंटर किया था। दूसरी बात, ये मुझे तय करने दीजिए। 4 मिनट है तो बोलते रहे। अरे ज्योति जी ये मुझे रह गए, हांडा जी बुलाइए, बोलने नहीं दिए। हांडा जी को जब मैं फैक्ट बताता रहा तो आप फैक्ट बताता रहा, आप मुझे रोकते रहे। जनता को हांडा जी बुलाइए, हांडा जी आप बोलिए। बीजेपी के जब वो बोल रहे हैं तो कि सबसे पहली बात तो आज विषय ये है कि बीजेपी के 370 आएंगे या एनडीए के 400 आएंगे। यही अपने आप में जनता का मूड दिखाता है कि लोगों को पता है आएगा तो मोदी ही, नंबर एक। नंबर दो, जब यहां पे डाउट अगर किसी के मन में है क्या बीजेपी के 370 आएंगे, क्या एनडीए 400 पार जाएगा, जो इस बार का नारा है, तो उन लोगों को एक ही बात याद रखनी चाहिए, जिस तरह से हमारे पे रामलला की कृपा बरसनी है, जिस तरह से हमारे किए हुए काम लोगों की नजर के रामलला की कृपा तो देश भर के सभी लोगों पर बरसती है। राशन मिल रहा है, कोई भी हो। 3 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है, 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिल रहे हैं, एम्स की संख्या दुगनी हो गई है, आईआईआईटी की दुगनी हो गई है। जिस तरह से मेट्रो एम्स का नाम बताइए, नो डाउट ये सच कह रहे हैं आप। जी जी, बहुत मेहरबानी आपकी। हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि जब यहाँ डाउट निकल के आता है तो ये डाउट क्लियर होना लोगों के मन में जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई उस ठगबंधन रूपी एक गठबंधन के साथ है, जिनका ना नेता है ना नेतृत्व है, जिनको कोई अपना अस्तित्व का पता नहीं है। वो जो 54 साल का बालक जिसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकला है, ठगबंधन की परिभाषा कौन देगा? ये जरा आप बता दीजिए, किसने लिखी है और क्या है परिभाषा? ये भी दर्शकों को बता दीजिए, क्लियर हो जाए। ठगबंधन की परिभाषा क्या है? क्या चीज सर? ठगबंधन की परिभाषा यह है कि वो सब लोग
जो सिर्फ इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ, करप्शन आगे बढ़ाओ। उन सबको जिनके पास ईडी के, जिनके पास सीबीआई के समन है, भागते फिर रहे हैं। और जो चक्की पीसिंग वो फिर सत्ता भोगिंग वो क्या है? पहले तो चक्की पीसिंग और वर्तमान समय में सत्ता भोगिंग ये क्या है? बिल्कुल सर, ये जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन स्वतंत्र एजेंसी को भी जो एजेंसी ना माने, जिसको सरकार पे भी सवाल उठाना हो, जिसको एजेंसी पे भी सवाल उठाना हो, जिसको कोर्ट पे भी सवाल उठाना हो, वो ऐसी बात करेगा कि सियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की जनता जान रही है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश जो तरक्की कर रहा है, जो विश्व गुरु बनने की राह पे हम अग्रसर है, वो ये देश देख पा रहा है। ऐसा नहीं है नहीं देख पा रहा। इसीलिए ये जो हमारा रिजल्ट इस समय आता, आपको जो सारे पोल दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे जब आप खुद में देखेंगे कि एनडीए सच में 400 पार हो गया। चलिए ठीक है, एनडीए 400 पार होता है, जनता को फिर हम कह रहे हैं जनता को तय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव से पहले तमाम एजेंसियों की तरफ से ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं और देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, जनता के सामने वो तस्वीर भी रखी जा रही है। और इसी कड़ी में एक ओपिनियन पोल किया गया जो कि सबसे ताजा सर्वे है और इसमें जनता की राय मांगी गई। पूछा गया कि आखिर देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है और किसको लोग पसंद करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह ओपिनियन पोल मैट्राइज जी न्यूज की तरफ से किया गया है और इस सर्वे में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यह ओपिनियन पोल दोनों गठबंधन बनने के बाद और राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हुआ है। यह ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच किया गया है और इस ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों पर 1,67,843 लोगों की राय ली गई है, जिसमें 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल में 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय भी शामिल बताई जा रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किसको कहां कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और हां, आपको याद दिला दें कि यह सिर्फ ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। 2024 के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो एनडीए के खाते में 351 सीटें गई थी, जबकि यूपीए को 90 सीटें मिली थी। तब यूपीए गठबंधन हुआ करता था, जो कि अब वो नया नवेला जो गठबंधन है विपक्षों का, विपक्षी दल का, वो इंडिया नाम से रखा गया है। 2024 में जो संभावित नतीजे बताए जा रहे हैं वो एनडीए के खाते में 377 सीटें और इंडिया के खाते में 94 सीटें नजर आ रही हैं। ये जी न्यूज मैट्राइज ओपिनियन पोल है। जी न्यूज मैट्राइज ने ये सर्वे कराया है और उसके मुताबिक ये सीटें जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं 377 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इंडिया जो नया गठबंधन बना है, जो कि यूपीए हुआ करता था, उसके खाते में महज 94 सीटें नजर जाती आ रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य में किस राज्य में कितनी सीटें और कहां पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, 80 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 78 सीटें जाती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 37 सीटें जाती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में सरकार देश में चाहते हैं। उस आंकड़ों को हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि ये ओपिनियन पोल जो आया है इसके क्या मायने हैं। डॉक्टर आशीष सांडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम किसी राजनीतिक मेहमान के पास जाएं उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे राहुल तालान जी आपसे, ये जो ओपिनियन पोल, ये जो सर्वे आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं? राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा सर। प्रभात त्रिपाठी जी, वही सवाल आपसे है, इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? देखिए योगेश जी, आपने इस सर्वे को जो बताया है, सर्वे कुछ हद तक आसपास पहुंचता है। क्या सैंपल आपने लिया है, किस इलाके पे आप गए हैं, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात ये तय है कि 400 का नारा है, तो 400 भले ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से आपका सर्वे जो है वो आस ही पास है। 350 सीटें जरूर आएंगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित। और सर्वे आगे पीछे थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे 1000-2000 वोटों से भी परिणाम जो है बड़ा मतलब चौंकाने वाले होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका सर्वे उसी के आसपास है। जो मेरा अपना मानना है कि लगभग 350 सीटें एनडीए गठबंधन की आएंगी। अब क्या होगा, कहां टिकेगी जाके, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले इसको समझना होगा कि आखिर इस देश का राजनीतिक माहौल कहां पहुंच गया है और आखिर ये विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय छत्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस पार्टी हो। दो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा चली, युवराज उनके इस समय विदेश में है, यात्रा छोड़ के चले गए, फिर आएंगे 4 तारीख को मुरैना से घुसेंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे। लेकिन ये समझना होगा कि हिंदी पट्टी और दक्षिण पट्टी की जो राजनीति अब एक जिस तरीके से एक सामने एक रेखा खींच दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो दक्षिण पट्टी की पार्टी बन के रह गई। केरल में उसका एकमात्र प्रभुत्व रहता है और जो भी है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद, मैं 2024 की बात करूंगा, 10 साल के अंदर जिस सरकार ने काम किया है, सरकार की एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए थी इस देश के अंदर, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जितनी भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को देख के एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन एंटी कम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनने नहीं दी क्षेत्र में। वो इसलिए नहीं बनने दी कि जितनी भी योजनाएं उनकी सरकारी आई, वो योजनाएं उन्होंने धरातल पे उतारने का प्रयास किया और अपनी मॉनिटरिंग की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो राज्यों में सरकार चल रही है, वहां पे पेज टाइप करके पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और जिस तरीके से निर्णय लिए गए इस देश के अंदर, देखिए पहले भी सरकारें चलती थी, ऐसा नहीं कि देश नहीं चलता था, कांग्रेस ने देश नहीं चलाया। लेकिन जो इच्छा शक्ति है, जो बड़े निर्णय हैं, वो कहीं ना कहीं कागजों में और कहीं ना कहीं लेने की इच्छा शक्ति नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी कि हमारा वोट बैंक जो तुष्टीकरण की राजनीति कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वो बड़े काम 370 से लेके राम मंदिर जैसा एक बड़ा प्रकरण जो इस सनातन धर्म के लिए एक बड़ा, एक जिसे कहते हैं एक धार्मिक और आस्था का सवाल है, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं और जो कठोर निर्णय रहे हैं जिनको लेने में सरकारें, करूंगा कि बड़े परिवेश में भारतीय जनता पार्टी एक इतने परिवेश में इतनी बड़ी पार्टी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की विपक्षी पार्टी चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। बड़ी चुनौती है। ठीक है, प्रभात जी आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। ठीक है, राहुल तालान जी, दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा और इच्छा शक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे हैं। और अगर हम जिक्र करें पिछले 2019 के चुनाव के नतीजों का, तो एनडीए के खाते में 351 सीटें, यूपीए के खाते में 90 सीटें गई थी। और इस बार जो कि यूपीए अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, 94 सीटें नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 377 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे के मुताबिक भारतीय सर्वे या रिसर्च कंपनी है जो सर्वे करती है, मुझे नहीं होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या डेटा कलेक्शन या जो भी सैंपलिंग करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से या साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज को जानने के लिए कि बीजेपी के पक्ष में वोट स्विंग है और लोगों का मूड है, इसको जानने के लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकल जाइए, मोदी की लोकप्रियता आपको सब जगह नजर आ जाएगी। तो मोदी निश्चित तौर पे अपने उस दौर में जहां वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, एक चीज उन्होंने अच्छे से कर ली है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होनी थी, जो मेरे से पहले वाले प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो उस एंटी इनकम्बेंसी को बहुत अच्छे से काबू में किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी समस्याएं नहीं है देश में, लेकिन उन समस्याओं को छोटा कर दिया गया है बड़े निर्णय लेके।
तो मोदी सरकार ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है निर्णय लेने की, जो एक सरकार के पास होनी चाहिए कि आपको देश हित में निर्णय लेने के लिए आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग वोट की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मोदी ने ये एक नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू की है जिससे लोगों में एक नया भरोसा जगा है। जैसे हम बहुत पहले देखते थे कि भाई वेपनरी नहीं है, आर्मी के पास हथियार नहीं है, क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार का आरोप ना लग जाए। लेकिन मोदी जी ने वो सारी चीजें अलग कर दी। फिर भी कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, उसके बाद भी लगातार फाइट कर रही है आर्मी। और आर्मी जबकि पता है कि हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान जैसे तो लोग जो देश बैठे हुए हैं उनको भी आपको 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर पे कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो जनता ये देखना चाहती थी, जनता ने देखिए बहुत दिन से गठबंधन की राजनीति देखी, उस गठबंधन की राजनीति में हमने देखा कि हम कैसे पिछड़ते हुए चले गए, और जो हम पिछड़ रहे थे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्ण बहुमत की सरकार आके उसने कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाया है, और फिर हम आगे आते जा रहे हैं, हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए और हम लगातार 5वीं और तीसरी की तो बात करेंगे, उस पर फिर बहुत और भी बहुत सारे कई सवाल भी हैं तारान जी। लेकिन एक चीज, ये आंकड़े जो बता रहे हैं एनडीए के खाते में 377 और इंडिया के खाते में 94 सीटें, इसको आप कैसे, इस आंकड़े को कैसे देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता है बीजेपी की, मैं 370 और 400 की तो बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि 340-50 के बीच में कहीं बीजेपी अटक जाएगी। देखिए जो हिंदी हार्टलैंड है या गुजरात है वहां तो बीजेपी मैक्सिमम है ना, हिंदी हार्टलैंड में भी मैक्सिमम है, कुछ बढ़ाएगी तो यूपी में बढ़ा सकती है। अगर जो साउथ इंडिया में बढ़ानी है तो मुझे लगता है तेलंगाना है जहां वो बढ़ा सकते हैं, कर्नाटक में भी वो मुझे मैक्सिमम ही नजर आते हैं, तमिलनाडु में मुझे कुछ लगता नहीं है, केरल में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है, केरल में लगातार प्रयास कर रही है, केरल में और तमिलनाडु में भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वहां उनको वैसी सफलता नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी मुझे लगता है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी, जैसे बिहार में जो हाँ, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की बड़ी है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। दोनों विश्लेषक घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं, एक तो ऑफिशियल बैठा है, दो उनके बैठा है, इसलिए उनकी दृढ़ शक्ति बैठी है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीवन विवाह करवाने वाले 30% घटे हैं। ये बात समझ लीजिएगा, कल के पेपर में छपा है। इसलिए दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ी है क्योंकि प्राकृतिक गैस, यूरिया, आपका जितने भी गेहूं, कच्चा तेल, सारों के दाम बढ़ गए हैं। इसकी इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी की बड़ी है, इसलिए 277 और 400 और 450 सीट आप और मिलकर, सारे प्रवक्ता लोग मिलकर और जर्नलिस्ट लोग बैठा कर उनको आप दे रहे हैं। देश की स्थिति कुछ और है, इस बात को आपको समझना होगा और देश की वास्तविक स्थिति से लोगों को रूबरू कराएं। ये झूठ बातें ना करें। ये तो मैं तो नहीं बोल रहा कि देश में 8% महंगा हुआ गेहूं, मैंने तो नहीं बोला कि प्राकृतिक गैस महंगा हुआ है, मैं तो नहीं बोल रहा। ज्योति कुमार, दृढ़ शक्ति की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आपकी नाराजगी जायज है और लाजमी है, तो नहीं कर रहा, हम दोनों बातें कहेंगे। पेपर में छपे, आपने बात कही, आपने दोनों लोगों को सुन लीजिए ना, सुनिए ना, आप इस तरह आप ही को बोलना है, गुमराह, ज्योति जी आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। हम गुमराह कर रहे हैं, कौन गुमराह कर रहा है, जनता को तय करने दीजिए। मुझे लगता है ना, तो जज मत बनिए। सुन लीजिए, सवाल जज भी बनेंगे, सब बनेंगे। हाँ। आप लोग देश को गुमराह करेंगे, आपको करने नहीं देंगे। हाँ। इस बात को आप समझ लीजिए पांडे जी, इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। अरे सुनिए ना, टीवी चैनल में एंकरिंग करने में नाराज हो रहे हैं भाई, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इतना नाराज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले बात। दृढ़ शक्ति बढ़ा रहे हैं और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ा रहे हैं। देश में 5 ट्रिलियन और क्या ट्रिलियन बताए जा रहे हैं। कहा क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी? अरे वही बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वही बात, महंगाई पर भी आ रहा हूँ, महंगाई पर ही तो आ रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो बात बोले थे, ये सब इसकी शक्ति बढ़ी है ना, इच्छा शक्ति किस चीज की बढ़ी है? सुनिए ना, क्योंकि जो बात ये बोले थे वो कर नहीं पाए, इसी की इच्छा शक्ति बढ़ी है ना। किसकी इच्छा शक्ति बढ़ी है? ज्योति जी, अब एक बहुत छोटा सा सवाल। 400 आएंगे, ठीक है, आप आइए, अच्छी बात है। 70 और 400 आएंगे, आप आइए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपको बुलाऊंगा। मैंने अभी एक दिन पहले भी इसी पर डिबेट की थी, चर्चा की थी कि 400 पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है एनडीए के खाते में और 370 बीजेपी लाएगी, उसके लिए बीजेपी को कितने, अरे सुनिए तो, लोगों को कितने चने चबाने पड़ेंगे वो भी मैंने बताया है, वो भी मैंने बताया है। बोलने दीजिए, सुन लीजिए, फैक्ट को बोलने दीजिए, फैक्ट को बोलने दीजिए। और आप बोलते हैं जज नहीं बनिए, क्यों नहीं जज बनेंगे? अगर आप लोगों को गुमराह करेंगे तो क्यों गुमराह करते हैं आप?
आप बताइए, आप क्यों गुमराह करते हैं? आप कैसे कैसे बात कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या बात है, अपने एंकरिंग में बातें किए जा रहे हैं। हम आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा का काट लाइए। मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश राजस्थान में जीवन बीमा करवाने वाले 30% घट गए। क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी की इच्छा शक्ति इसी में बढ़ी है? कितने दिनों में? कितने दिनों में 8% गेहूं का दाम बढ़ गया? क्या इसकी इच्छा शक्ति? तो सुनिए ना, ज्योति जी बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं कि भाई आपको पूरा मौका देके बोलने को दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ज्योति जी, ऐसे नहीं चलेगा। जबकि पूरा मौका मैं आपको बोलने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी की धड़ शक्ति और इच्छा शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो दिख रहा है देश को वो बता रहा हूँ। आपने कहा महंगाई को लेकर के सवाल नहीं उठ रहा है। आपने ये बात तालान जी की नहीं सुनी। आपने उन्हें घोषित बीजेपी का प्रवक्ता तो करार दे दिया, लेकिन उन्होंने जब महंगाई पर सवाल उठाया तो वो आपको नहीं दिखा, वो बात आपको नहीं दिखी। दूसरी बात सुनिए ज्योति जी, सुनिए, ठीक है? आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले नहीं। आप सुनिए, आप सुनिए, मुझे बात बोलने आप सुनिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, सुनिए ना। अरे सुनिए भाई, आप तीन एनडीए के तीन प्रवक्ताओं को बैठाए हैं ना, बैठाए हैं। तो आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, तो सुनिए इंडिया गठबंधन के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, बाकी आप तीन प्रवक्ताओं को बैठाए हैं। अरे सुनिए भाई, यही वजह है, यही वजह है। अरे भाई साहब, ज्योति जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो जनता देख रही, ये आपके जो नेता छोड़ के आपके विधायक जा रहे हैं छोड़ करके पार्टी को। अरे सुनिए ना, बिहार भी नहीं कर रहा, बिहार के 2 विधायक चले गए, हमने सुना है क्या? खबर नहीं है? ये प्रोपेगेंडा मैं फैला रहा हूँ क्या? मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ क्या? ज्योति जी सुनिए ना, आपके नेता जो छोड़ करके जा रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, क्या वजह है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए। आप हिमाचल में आपके 25 विधायक हैं, राज्यसभा सीट आपकी आ नहीं सकती है, और आप वहां राज्यसभा जीत जाते हैं, हवा में लाते हैं विधायक। कहां से लाते हैं विधायक? आप दूसरे के पार्टी को तोड़कर किस लालच में लाते हैं? ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मैं उसको गलत ठहराता हूं ज्योति जी, मैं तो कह रहा हूं जो चंडीगढ़ में हुआ वो गलत हुआ था, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। मुझे बताए पांडे जी मेरी बात सुनिए ना। आप बिहार के 2 विधायक की बात किए, बताइए किस कानून के तहत आपने 2 विधायक को अपने पाले में बैठाया जब विधानसभा चल रही है? तो आप पहली बार हुआ है, क्योंकि ना ये तो पहली बार हुआ है बिहार में, तो पहली बार हुआ है। पश्चिम बंगाल में अरे सुनिए ना, अरे हम एक राज्य देंगे ज्योति जी, कहां जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आपके कोई एक नेताजी थे, बड़े दिग्गज नेता, आप उनको बताया करते थे पांडे जी। अरे सुनिए ना, उन्होंने कसम खाई थी। अरे ज्योति जी, आपके एक नेता है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी रहेगी सरकार में, टीएमसी रहेगी पश्चिम बंगाल में सरकार में, तब तक वो सिर मुंडवाए रखेंगे, वो सिर में बाल नहीं उगने देंगे। वो क्या कह रहे हैं? पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए तो। दाम अगर 8% अगर बढ़ गया गेहूं का दाम, तो आपके बोलने से होगा कि नहीं बढ़ा? लोगों के थाली में जब रोटी नहीं मिलेगी, 8% बढ़ा हुआ गेहूं के दाम में, तो आपके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा? लोग नहीं देगा वोट। सुन लीजिए पांडे जी, आप लोगों को गुमराह न करें और लोगों को सही बात बताएं। कौन गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं, इसको जनता को तय करने दीजिए। फिर एक बार कह रहा हूं आपको, आप जजमेंट बनिए तो बेहतर रहेगा, नहीं जनता फिर एक बार जवाब देगी। डॉक्टर आशीष आंडा जी, बड़े सवाल है, जनता कैसे आपको वोट देगी? ये जो लोगों की राय है, इसको वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे? योगेश जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। योगेश जी, आपसे सबसे पहले तो ये विनती करूंगा कि घड़ी देख के 5 मिनट से ज्यादा कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता साहब को दिए गए हैं। अगर प्रोपोर्शनेट टाइम आप मुझे नहीं देंगे तो यह आपकी दर्शकों के साथ अन्याय होगा, जो मुझे यकीन है आप ऐसा उन्हें नहीं देंगे। ठीक है, बोले आप। एनी हाउ, बोले। अब हम मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है डिबेट का, वही कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। क्योंकि आज हम सब मित्रगण यहां पे ये डिबेट करने नहीं आए कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। ये विषय नहीं है कि बीजेपी बाजी मारेगा कि कांग्रेस बाजी मारेगा। नहीं कर रहे हैं बोलने में। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, ज्योति जी रुकिए भाई, बोलने दीजिए ना। आप भी बोले थे ना, आप भी बोले थे ना, ये मुझे तय करने दीजिए भाई। अरे ज्योति जी, मुझे तय करने दीजिए भाई। ये
उनको टोकिए ना, क्यों नहीं टोक रहे? अरे ये मुझे तय करने दीजिए, मुझको कब काउंटर करना है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कितनी देर बाद मैंने आपसे काउंटर किया था। दूसरी बात, ये मुझे तय करने दीजिए। 4 मिनट रहे तो बोलते रहे, अरे ज्योति जी ये मुझे रह गए, हांडा जी बुलाइए, हांडा जी बुलाइए। जब मैं फैक्ट बताता रहा तो आप फैक्ट बताता रहा, आप मुझे रोकते रहे। हांडा जी बुलाइए, हांडा जी आप बोलिए। और जब वो बोल रहे हैं तो अब आप तो नहीं बोलिए, अब तो आप उनको नहीं टोक रहे हैं, क्यों नहीं टोक रहे हैं? चुप कराइए सर उनको। हांडा जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी तो मैं ये बता रहा था आपको कि सबसे पहली बात तो आज विषय ये है कि बीजेपी के 370 आएंगे या एनडीए के 400 आएंगे। यही अपने आप में जनता का मूड दिखाता है कि लोगों को पता है आएगा तो मोदी ही, नंबर 1। नंबर 2, जब यहां पे डाउट अगर किसी के मन में है क्या बीजेपी के 370 आएंगे, क्या एनडीए 400 पार जाएगा जो इस बार का नारा है, तो उन लोगों को एक ही बात याद रखनी चाहिए, जिस तरह से हमारे पे रामलला की कृपा बरसनी है, जिस तरह से हमारे किए हुए काम लोगों की नजर के रामलला की कृपा तो देश भर के सभी लोगों पर बरसती है। राशन मिल रहा कोई भी है, हो। 3 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है, 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिल रहे हैं, एम्स की संख्या दुगनी हो गई है, आईआईआईटी की दुगनी हो गई है। जिस तरह से मेट्रो एक एम्स का नाम बताइए, नो डाउट ये सच कह रहे हैं आप, एम्स की संख्या बढ़ी है, आईआईएम की संख्या बढ़ी है, आईआईटी की जो संस्थान है उनकी संख्या बढ़ी है। दिल्ली के एम्स को छोड़ करके एक, अरे सुनिए ना हांडा साहब, बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, हांडा साहब बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए तो आप ही को जवाब देना है। अब समस्या यही है ना कि जब आप लोगों को सवाल पूछो तो फिर आप कहते हैं कि आप मुझे समय दीजिए बोलने के लिए, और सवाल आप सुनते नहीं है। दिल्ली के एम्स को छोड़ करके एक ऐसा एम्स बताइए जिसमें कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो आपका हो या कांग्रेस का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो नेता उस एम्स में जाता हो, किसी को कोई दिक्कत होती है सीधे दिल्ली एम्स, जबकि उसके राज्य में भी एम्स अगर हैं तो सीधे दिल्ली को रवाना होता है। अब बताइए योगेश जी, आपसे पहली बात तो विनती है कि अपनी डिबेट करने के बाद अपनी डिबेट खुद देखिएगा कि आपने 30 सेकंड भी मुझे अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दिया। अरे भाई साहब लास्ट टाइम 3 मिनट दिए, आप देखिएगा। फिर हांडा साहब, आप समस्या ये है ना, आप लोग सिखाने लगते हैं कि एंकर को कैसे बोलना है, एंकर को कैसे किसको समय देना है। मतलब काउंटर नहीं करना है आपको, आप अब ये बताना चाह रहे हैं। मुझे 5 बजे की डिबेट में 5:31 पे मेरे को बोलने का पहला अवसर देते हैं, 5:32 1 मिनट बोलता हूं तो आप डिबेट को ब्रेक पे भाई साहब हैं, उसके बाद 30 सेकंड में भाई साहब 3 मिनट, अच्छा बोलिए ना, आप फिर ऐसे टाइम किल कर रहे हैं, आप फिर टाइम किल कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आपसे सवाल पूछता हूं उसका जवाब देते नहीं है। बोल रहे हैं ना, नहीं ये गलत बात है ना आपकी, आपको बोलने देना ही नहीं है, तो फिर यही पिछली बार भी हुआ था। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। साहब आपसे सवाल ना, आपसे सवाल करूं, समस्या यही है। अभी ज्योति जी सवाल कर रहा था तो उनको दिक्कत हो रही थी, अब आपसे सवाल कर रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं आप बात करने ही नहीं देते, आप अपनी आप खुद को देखिए ना, आप मेरे को बात रखने ही नहीं देते हैं, हर 30 सेकंड में आप इंटरप्ट। अरे इतनी देर में तो आप बात करने वाले अपनी बात रख देते हैं हांडा साहब, जिसको बात रखना होता है। तो बात तो तब रख देता अगर आप रखने देंगे तो, रखना नहीं देते तो बोलिए भाई साहब। हांडा साहब आप कहां जा रहे हैं? जी मैं कहीं नहीं जा रहा योगेश जी, आपको डिबेट देखने हाँ बोलिए, मैं देख लूंगा, मैंने टाइम देख लिया है, मैंने टाइम देख लिया है। जी बहुत मेहरबानी आपकी। हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि जब यहाँ डाउट निकल के आता है तो ये डाउट क्लियर होना लोगों के मन में जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई उस ठगबंधन रूपी एक गठबंधन के साथ है, जिनका ना नेता है ना नेतृत्व है, जिनको कोई अपना अस्तित्व का पता नहीं है। वो जो 54 साल का बालक जिसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकला है, ठगबंधन की परिभाषा कौन देगा? ये जरा आप बता दीजिए, किसने लिखी है और क्या है परिभाषा? ये भी दर्शकों को बता दीजिए, क्लियर हो जाए। ठगबंधन की परिभाषा क्या है? क्या चीज सर? ठगबंधन की परिभाषा यह है कि वो सब लोग जो सिर्फ इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ करप्शन आगे बढ़ाओ, उन सबको जिनके पास ईडी के, जिनके पास सीबीआई के समन है, भागते फिर रहे हैं। और जो चक्की पीसिंग वो फिर सत्ता भोगिंग, वो क्या है? पहले तो चक्की पीसिंग और वर्तमान समय में सत्ता भोगिंग, ये क्या है? बिल्कुल सर, ये जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन स्वतंत्र एजेंसी को भी जो एजेंसी ना माने, जिसको सरकार पे भी सवाल उठाना हो, जिसको एजेंसी पे भी सवाल उठाना हो, जिसको कोर्ट पे भी सवाल उठाना हो, वो ऐसी बात करेगा कि सियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की जनता जान रही है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश जो तरक्की कर रहा है, जो विश्व गुरु बनने की राह पे हम अग्रसर है, वो ये देश देख पा रहा है। ऐसा नहीं है नहीं देख पा रहा। इसीलिए
ये जो हमारा रिजल्ट इस समय आता, आपको जो सारे पोल दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे जब आप खुद में देखेंगे कि एनडीए सच में 400 पार हो गया। चलिए ठीक है, एनडीए 400 पार होता है, जनता को फिर हम कह रहे हैं जनता को तय करने दीजिए, हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी हमारी ऐसी है देश की जिसको हमें राशन भोजन देना पड़ता है। ठीक है प्रभात जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये जो सर्वे हो रहे हैं, जैसे तालान जी ने कहा कि सर्वे बहुत कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, लोगों की राय होती है, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन जब मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, मतदान केंद्र से पहले आप पूछिए तो उनकी राय कुछ और होती है, और जब अंदर घुसते हैं पोलिंग बूथ पर तो राय बदल जाती है। बात ये कहूंगा कि पहले दौर पे जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने चैनल पे, एंकर पे, पत्रकारों पे सवाल उठाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रवक्ता साहब को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं, आप अपनी खींच पत्रकारों पे ना उठाएं।